मैं हूँ रामजीत चौधरी। आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 12 की बुक्स है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसका पहला अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र एक अध्ययन के रूप में भूगोल समकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। विद्यार्थियों, भूगोल जो क्षेत्र है, भूगोल जो विषय है, वो 3 इसमें मुख्य बातें दे रखी है आपके पाठ्य वस्तु में। समकलनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक। समकलनात्मक से तात्पर्य है कि भूगोल में किसी भी चीज़ का आकलन किया जा सकता है। आकलन का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी ये चीज़ घटित होगी, क्यों घटित होगी, इसका पूर्वानुमान किया जा सकता है। दूसरा है अनुभविक। अनुभविक का मतलब ये हुआ कि ये अनुभव आधारित है। इसमें अनुभव प्राप्त करने के बाद में उसके आधार पे आकलन किया जाता है। तीसरा व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब ये है कि हमारे जो निजी जीवन में, दैनिक जीवन में ये कई प्रकार की घटनाएं काम में आती है भूगोल से संबंधित। तो इस प्रकार भूगोल जो एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल के 3 पक्ष हैं, समकलनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है कि निम्नलिखित में से एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल के कौन कौन से पक्ष हैं, और इन पक्षों में से 3 ये दे दिए गए हैं और एक कोई चौथा अलग से पक्ष दे दिया जाए और ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम बात करें कि भूगोल दिक् और काल के संदर्भ में परिवर्तित होने वाली घटनाओं का भौगोलिक अध्ययन है। 2 शब्द है, दिक् और काल है। दिक् का मतलब होता है दिशा। दिशा अर्थात उत्तर दिशा, दक्षिण, पश्चिम, वैसे भूगोल में 8 दिशाओं का वर्णन किया गया है। तो दिशा मतलब क्षेत्रफल एक तरीके से। तो दिक् मतलब क्षेत्रफल तथा काल का मतलब समय, यानी कि क्षेत्रफल यानी एरिया, प्रदेश के रूप में भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है कि अमुक प्रदेश में कौन सी भौगोलिक स्थितियाँ हैं, अमुक प्रदेश में कौन सी भौगोलिक स्थितियाँ विषम हैं, अलग टाइप की है, इस प्रकार। दूसरा है काल के संदर्भ में कि आज कौन सी स्थितियाँ हैं, आज के 30 साल पहले कौन सी स्थिति थी, आज के मतलब 2000 साल पहले या प्रागैतिहासिक काल में कैसी थी। तो इस प्रकार जो भूगोल है वो है दिक् और काल के संदर्भ में परिवर्तित होने वाली घटनाओं का भौगोलिक अध्ययन भी है। इसके अलावा हम बात करें कि ये तो 2 लाइनें जो भूगोल के संदर्भ में हुई। भूगोल के 2 मुख्य घटक हैं, यानी भूगोल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। 2 शाखाएं हैं भूगोल की मुख्य रूप से। पहली शाखा है भौतिक भूगोल, जबकि दूसरी शाखा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। भौतिक पर्यावरण जिसे हम देख सकते हैं, हमारे जो बाहर है, जो भौतिक रूप से भूमि से जुड़ा हुआ पर्यावरण है, जैसे मान लिया जाए जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव, प्राणी जात, खनिज, ये सारे के सारे भौतिक पर्यावरण है। और जब इनका अध्ययन हम करते हैं तो ये अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। इसकी सही सटीक परिभाषा इसमें मतलब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये हम केवल मानव भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो मानव भूगोल की आगे एक लाइन में परिभाषा दे रखी है कि मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन है। तो देखिए विद्यार्थियों कि यहाँ मानव भूगोल की चर्चा की गई है कि मानव भूगोल क्या है। देखिए 2 चीज़ें हैं कि भौतिक पर्यावरण है एक तरफ, और भौतिक पर्यावरण मैं पहले ही बता चुका हूँ। भौतिक पर्यावरण वो पर्यावरण है जो भूमि से जुड़ा हुआ है, सीधा प्राकृतिक है। जैसे मान लिया जाए जलवायु है, इसके अलावा मृदा है, वनस्पति है, वन्य प्राणी है, ये सारी चीज़ें भौतिक पर्यावरण है। और इस भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंध, और ये जितने भी भौतिक पर्यावरण के जो दिख रहे हैं ये संसाधन एक तरीके से, इनके और मानव के बीच जो संबंध है, मानव इनको प्रतिदिन मतलब इनको परिवर्तित करता है, बदलाव करता है और अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार मानव और इस भौतिक या प्राकृतिक जो पर्यावरण है, इन दोनों के बीच के जो संबंध है, वो संबंध
मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण। मानवीय परिघटनाएं मतलब मानव ने कौन कौन सी घटनाएं कर रहा है उसका स्थानिक वितरण। जैसे मानव ने इन संसाधनों का उपयोग करते हुए परिवहन संचार बनाए, मतलब रेलगाड़ी बनाई ऐसे मान लिया जाए। तो रेलगाड़ी बनाई तो इसका मतलब रेलें कहाँ कहाँ वितरित है, कहाँ ज़्यादा रेलों का घनत्व है, ये सब किस में आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये हो गया। और दूसरा आगे हैं कि उनके घटित होने के कारण, भाई ऐसी घटनाएं घटित क्यों हो रही है, परिघटनाएं जैसे मतलब कहीं रेल घनत्व ज़्यादा है तो वहाँ रेल घनत्व ज़्यादा क्यों है, इसका क्या कारण है। तो इसके कारण और इसके विश्व में विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन, कि भाई कि ये अलग अलग भिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं, तो ऐसा क्यों है। तो इस प्रकार हम समग्र रूप से बात करें तो मानव भूगोल के अंतर्गत 4-5 बातें निकल के सामने आती है। पहली बात तो ये है कि भौतिक मतलब भौतिक या प्राकृतिक और मानव जगत के बीच संबंध है। दोनों के बीच संबंध किन किन के बीच में है, एक तो भौतिक और मानव के बीच संबंध है। और मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण है। दूसरा उनके घटित होने का कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन। ये सारी चीज़ें मानव भूगोल है। तो ये हमें परिभाषा के रूप में इन सारी चीज़ों को याद करना ज़रूरी है। और अपने परिभाषा के अंदर ये सारे शब्द जो कीवर्ड्स है, 4-5 के कीवर्ड्स आने बहुत ज़रूरी है। फिर कई विद्वान हुए, जैसे 3 विद्वान है, रेडजेल, एलन सी सैम्पल, पॉल विडाल डी ब्लांस। ये 3 विद्वान हैं जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। तो इनके बहुत ही मतलब माइनर अंतर है इन परिभाषाओं में, जो कीवर्ड्स के रूप में है वो हमें याद करना जरूरी है। सीधी सीधी परीक्षा में पूछी जाती है कि रेडजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार हम इसको आगे अध्ययन करते हैं। देखिए कि रेडजेल जो विद्वान थे, और ये जर्मनी के विद्वान हैं, रेडजेल मानव भूगोल के पिता भी हैं। इन्होंने मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया कि मानव भूगोल क्या है, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब मानव समाज, मानव जो हम प्राणी जात हैं सारा का सारा ये जो समाज, और धरातल, धरातल हम जानते हैं पृथ्वी या भूपृष्ठ, और भूपृष्ठ पर जो मिलने वाले संसाधन है जैसे मृदा, वनस्पति, प्राणी जात जो भी है, इन दोनों के बीच को संबंध को संश्लेषित अध्ययन, संबंधों के संश्लेषित अध्ययन। तो रेडजेल की परिभाषा में 3 शब्द जो मैंने रेड कलर से कर रखे हैं, तो ये अनिवार्य रूप से आने चाहिए। एक तो मानव समाज, धरातल और संश्लेषित अध्ययन। इसके बाद में हम चर्चा करें एलन सी सैम्पल। सैम्पल जो एक महान मतलब विदुषी भूगोलवेता है और ये अमेरिका की है। इन्होंने भी अपने मानव भूगोल की परिभाषा दी। उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन में। इसमें भी 3 कीवर्ड्स हैं। एक तो अस्थिर पृथ्वी है, स्थिर पृथ्वी नहीं अस्थिर पृथ्वी, और हमें पता भी है क्योंकि पृथ्वी 2 प्रकार से रोटेट कर रही है, परिक्रमण गति कर रही है, एक घूर्णन गति कर रही है। तो अस्थिर पृथ्वी हो गई। और इस पर कार्य करने वाला जो मानव है वो भी स्थायी, मतलब एक जगह बिल्कुल अक्रियाशील नहीं है, ये भी क्रियाशील मानव है। और अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा है। किन्होंने क्या है, एलन सी सैम्पल की यह परिभाषा है। इसमें भी 3 शब्द आ रहे हैं, अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव और उनके बीच परिवर्तनशील संबंध। आगे हम बात करें पॉल विडाल डी ब्लांस, फ्रांस के विद्वान हैं, और इन्होंने भी मानव भूगोल के बारे में मतलब अपनी परिभाषा या अपने विचार व्यक्त किए। और इन्होंने यूँ इस प्रकार विचार व्यक्त किए कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, भाई ऐसे कुछ नियम हैं, जो नियम ऐसे नियम हैं जो हमारी जो पृथ्वी के भौतिक नियम, भाई पृथ्वी घूम रही है, 2 प्रकार से रोटेट हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ नियम लग रहे हैं भौतिकी के। तो जो भौतिकी के नियम है वो भौतिक नियम, और इस पर रहने वाले जीव मतलब हम सभी प्राणी जात के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। तो इसमें भी 3 कीवर्ड्स हैं। एक तो भौतिक नियम, कौन से, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, और रहने वाले जीव, इनके संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान को मानव भूगोल कहा गया है। तो इस प्रकार तीनों विद्वानों की जो समेकित परिभाषा है, और ऊपर एक हमने परिभाषा पढ़ी भी थी। इन तीनों परिभाषाओं को सारगर्भित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक तो होता है भौतिक पर्यावरण, और वो भौतिक पर्यावरण जिसमें जलवायु, मृदा, वनस्पति, ये सारी चीज़ें, भूगर्भ है, धरातल है, ये सब। और एक तरफ है मानव। ये मानव और भौतिक पर्यावरण आपस में जो संबंध है
इन संबंधों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि फसलें, मानव क्या करता है कि जमीन यानी धरातल जो कि एक भौतिक पर्यावरण है, जल, नदियों का जल हो चाहे झीलों का जल हो, किसी भी प्रकार का जल हो, वो भी भौतिक पर्यावरण का एक अंग है। और उसका प्रयोग करते हुए मृदा, जो भी भौतिक पर्यावरण का अंग है, इनका सब का प्रयोग करते हुए बीज खाद डालते हुए फिर फसलों को उगाता है। तो इस प्रकार मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच इस प्रकार का संबंध है और संबंध का परिणाम होता है फसल। और ये एक तरीके से क्या है, फसल अपने मानव भूगोल के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा मतलब मुख्य रूप से परिचय था मानव भूगोल क्या है। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब विशेषताएं, यानी प्रमुख लक्षण या विशेषताएं ये। तो इसके बाद में हम बात करें कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें दो शब्द आए हैं। एक तो है भौतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण तो हम भली भांति जान चुके हैं। और हम नीचे भी अगर हम बात करें, देखो ये हरे हरे के सामने भौतिक पर्यावरण में क्या क्या है। भू आकृति, भू आकृति मतलब मैदान, नदी, पठार, पर्वत, ये सब प्रकार की भू आकृतियाँ किस में आती है, भौतिक संसाधन में आती है, यानी भौतिक पर्यावरण है एक तरीके से। मृदाएँ, मिट्टियाँ, काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं पर्वतीय मिट्टी है, कहीं कछारी मिट्टी है, ये सब मिट्टियाँ भी क्या है, भौतिक संसाधन है। जलवायु भौतिक संसाधन है। और जलवायु में मुख्य रूप से 3-4 अंग होते हैं। आर्द्रता, तापमान, वायुदाब, ये सारी चीज़ भौतिक संसाधन है। इसके अलावा जल भौतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति भौतिक संसाधन है। वन्य जीव ये भौतिक संसाधन है। ये सारे के सारे क्या है, भौतिक संसाधन है या भौतिक पर्यावरण के एक अंग है। तो ये एक तो भौतिक पर्यावरण हो गया। और दूसरा है मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। अब मानव इन भौतिक संसाधनों का प्रयोग करने के बाद में कई प्रकार के कृत्रिम जो संसाधन बनाता है। जैसे हम बात करें ग्रह यानी घर मानव ईंट का, पत्थर का और लकड़ी का, घास फूस का, किसी भी प्रकार का अगर घर बनाया है तो निश्चित रूप से मानव ने इसके लिए उपयोग में आने वाली सारी की सारी भौतिक संसाधनों का प्रयोग किया है। जंगलों का प्रयोग किया है, चाहे खनन के रूप में पत्थर लिए हैं उसने, चाहे मिट्टी के रूप में उसने ईंटों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर खड़ा किया उसने ग्रह यानी घर। तो घर एक तरीके से कौन सा भूदृश्य हो गया, सांस्कृतिक भूदृश्य हो गया, ये भौतिक संसाधन नहीं है। ठीक है। इसके बाद में गांव, क्योंकि पास में रहने की जो उनकी अपनी एक दूसरे पर निर्भरता है, तो गांव के रूप में बस्तियां, ये सब भी क्या है, सांस्कृतिक भूदृश्य है। नगर, सड़क, रेल, उद्योग, फसल, ये सारे के सारे सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। तो ये प्रकृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये है कि मानव भूगोल क्या है कि भौतिक पर्यावरण ये वाले सारे तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण ये सारे के अंतर संबंधों का अध्ययन, यानी इन दोनों के बीच में अंतर संबंध है कहीं ना कहीं। और इन अंतर संबंधों के अध्ययन और उनकी परस्पर अन्योन्य क्रियाएं मतलब एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। कि भू आकृति अगर मैदान में है तो इसका मतलब वहाँ फसलें अच्छी होगी या घर भी किस अलग प्रकार के बनेंगे। अगर पर्वत है तो उसमें घर अलग प्रकार के बनेंगे, नगरों का विकास कम होगा, गांव अधिक होंगे, गांव भी दूरी पे स्थित होंगे। तो इस प्रकार ये भौतिक पर्यावरण और जो मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण है, इनके आपस के संबंध है और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये इसकी पहली प्रकृति है या विशेषता है मानव भूगोल की। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि मानव ने भौतिक पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करते हुए अनेक सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। हम पहले ही समझ चुके हैं, ये जितने भी भौतिक संसाधन हैं, इन संसाधनों का मानव प्रयोग करता है और उसके बाद में ये सांस्कृतिक भूदृश्य बनाता है। तो ये भी क्या है, एक विशेषता है मानव भूगोल की प्रकृति या विशेषताएं। फिर हम बात करें भौतिक पर्यावरण मानव परस्पर वृहद स्तर पर परिवर्तित और प्रभावित होते हैं। जो भौतिक पर्यावरण है, ये भौतिक संसाधन और मानव एक दूसरे को बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को भी परिवर्तित भी करते हैं। तो इस प्रकार हमने दूसरा जो इस अध्याय का टॉपिक था मानव भूगोल की प्रकृति, ये अच्छे से समझा है। इसके बाद में हम बात करें
मानव का प्रकृतिकरण। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है पर्यावरणीय निश्चयवाद, एक है संभववाद और एक है नव निश्चयवाद। ये 3 मानव भूगोल में मुख्य रूप से 3 विचारधाराएं हैं। हालांकि इसके अलावा और भी आगे कई प्रकार की विचारधाराएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये विचारधाराएं हैं। और इन तीनों विचारधाराओं को हम एक एक करके समझेंगे और फिर तुलनात्मक रूप से समझेंगे, तो हमें ये ध्यान हो पाएगा कि वास्तव में ये विचारधाराएं क्या है और क्या इसमें आगे कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि इस जो पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा है, इस पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा को हम बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण। यानी हम देखते हैं कि भाई शुरू में मानव आदिम अवस्था में था, ठीक है, कपड़े वगैरह नहीं थे, अपने जंगलों को फल फूल कंदमूल इनसे ही अपना गुजारा करता था। प्रौद्योगिकी बहुत ही निम्न स्तर पे थी, आज के स्तर की प्रौद्योगिकी नहीं थी, यानी टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था। और मानव के सामाजिक विकास की आदिम अवस्था के कारण प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। और इस आदिम अवस्था में क्या होता है कि मानव एक तरीके से प्रकृति को ही सर्वोपरि मानता है। इस शुरुआती दौर में प्रकृति को ही सर्वोपरि मानता है और ये मानता है कि जो कुछ भी है प्रकृति है और प्रकृति ही उसका कार्यों का निर्धारण करती है और प्रकृति के आगे मानव तुच्छ है और वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार इस किताब में यानी इस अध्याय के अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक बेंदा नाम का आदिवासी होता है और वो क्या करता है कि जंगलों में रहता है और जंगलों के बीच में उसकी एक कुटिया होती है और प्रकृति का असीम आनंद उठाता है। और वो ऐसा मन ही मन सोचता है कि हे भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे इस प्रकृति के बीच में मतलब जन्म दिया है और ये प्रकृति मेरी माँ है और अगर ये प्रकृति नहीं होती तो मेरा क्या होता, ठीक है। तभी क्या होता है कि जंगलों के बीच में उसे जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागता हुआ अपने घर में या झोपड़ी में आके सुरक्षित आ जाता है। तो इस प्रकार की जो बेंदा की जो विशेषता बताई गई है, वो विशेषता ये है कि वो सब कुछ प्रकृति को ही सर्वोपरि मान रहा है और प्रकृति से डरता है, भयभीत होता है। तो ये इस प्रकार की जो नेचर या विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं कहलाती है मानव का प्रकृतिकरण है। और इसी प्रकार की विचारधारा को कहा गया है पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की एक बार परिभाषा हम देख लेते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद ये मानता है कि आदिम मानव समाज यानी कि जो पुराने जो जहाँ से मानव का विकास हुआ वो आदिम मानव का समाज है, वो और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच, यानी ये एक दूसरे को अटूट मानते हैं कि भाई कि प्रकृति ही सब कुछ है। तो इस प्रकार की धारणा और इन दोनों के बीच के जो संबंध विकसित होते हैं, इस प्रकार की धारणा और संबंधों को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं भी है। पहली विशेषता है कि इसका प्रौद्योगिकी विकास निम्न है, क्योंकि जब तकनीक विकसित नहीं हुई तो निश्चित रूप से ये मानव आदिम समाज में था और वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के भय से भयभीत होगा। तो इसकी पहली विशेषता ये है कि प्रौद्योगिकी का विकास निम्न है। दूसरा है प्राकृतिक मानव की कल्पना। प्राकृतिक मानव यानी कि जो प्रकृति में ही आस्था रखता है, कृत्रिम मानव नहीं। कृत्रिम मानव तो जो अभी है, वर्तमान दौर गुजर रहा है, अधिक नई टेक्नोलॉजी आ रही है और मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा है, ये वाला नहीं। प्रकृति के अधीन अपने को मानने वाला जो मानव है वो प्राकृतिक मानव है। तो इस प्रकार की प्राकृतिक मानव की कल्पना भी इसमें की गई है पर्यावरणीय निश्चयवाद में। तीसरा है मानव प्रकृति की सुनता प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होता है और प्रकृति की पूजा करता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता पर्यावरणीय निश्चयवाद की ये भी है कि मानव क्या करता है, प्रकृति की सुनता है। वो ये देखता है कि भाई प्रकृति कहीं मेरे कृत्यों से नाराज़ नहीं हो जाए और फिर मैं कोप का शिकार नहीं हो जाऊं प्रकृति का, और उसकी प्रचंडता से भयभीत भी होता है। जिस प्रकार बेंदा जंगली जानवरों और वहाँ तेज पत्ते
हवा से हिलते डुलते हैं तो वो डर के भयभीत होने के मारे अपने घर चला जाता है और प्रकृति की पूजा करता है। और भयभीत होने के बाद में क्या करता है, वो ऐसा सोचता है कि प्रकृति कहीं नाराज़ नहीं हो जाए, तो इसको राज़ी रखने के लिए वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार की पूजाएँ अर्चनाएँ करता है और प्रकृति की सामने। ये विशेषता है। चौथी विशेषता है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य। और वो हमेशा क्या करता है, प्रकृति को मतलब प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करता है। और क्योंकि नाराज़ हो गई प्रकृति तो वो क्या करेगी, ऐसा सोचता है कि प्रकृति उसको दंड देगी। तो इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए चलता है। भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति के संबंध में, और ऐसा मानता है कि भौतिक पर्यावरण क्या है, कि उसकी माता है और मैं उसका क्या हूँ, पुत्र हूँ। इस प्रकार के जो संबंध विकसित होते हैं वो केवल और केवल होते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद में। तो विद्यार्थियों, ये जो हमारा जो तीसरा इस अध्याय का टॉपिक था, एक तरीके से मानव का प्रकृतिकरण, और इसी मानव के प्रकृतिकरण को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। इसकी परिभाषा, विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। इसके बाद में हम जो आगे टॉपिक हैं, प्रकृति का मानवीकरण, नव निश्चयवाद विचारधारा, और इसके बाद में जो और भी टॉपिक होंगे इस अध्याय के, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ तक हमने पढ़ा है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये नोट्स रूप में बनाए हुए हैं, केवल एनसीईआरटी के हैं, तो इस प्रकार अपनी कॉपी में ही इनको नोट्स रूप में लिख लें, बार बार देखें, सुने, समझें, और इस प्रकार ये आपका मतलब पूरा चैप्टर तो नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा आगे। थैंक यू, धन्यवाद।